Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. सिंप्लीफाइड यूपीएससी द्वारा पीपीपी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चर्चा में उतरने से पहले हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन ही है जो हमें इस तरह के उपयोगी कंटेंट को लगातार बनाने की ऊर्जा देता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारे शरीर का बॉस है जो हर फैसला लेता है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि आपके शरीर के अंदर एक पूरी केमिकल सरकार काम कर रही है, एक खुफिया नेटवर्क जो चुपचाप आपकी मूड से लेकर आपकी भूख तक हर चीज को कंट्रोल करता है। हाँ, एक ऐसी सरकार जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी के अध्याय 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के जरिए इसी खुफिया सरकार और उसके मंत्रियों यानी ग्रंथियों और हार्मोनों से मुलाकात करेंगे। और हमारा मिशन सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि यूपीएससी के नजरिए से इस पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को समझना है। तो मेरा पहला सवाल यही है कि शरीर को दो कंट्रोल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास एक सुपरफास्ट नर्वस सिस्टम तो है ही जो बिजली की रफ्तार से संदेश भेजता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि नर्वस सिस्टम एक ईमेल या इंस्टेंट मैसेज की तरह है, तेज, सटीक और तुरंत असर दिखाने वाला। बिल्कुल, लेकिन इसका असर बहुत कम समय के लिए होता है। वहीं अंतःस्रावी तंत्र यानी हमारी केमिकल सरकार एक ऑफिशियल सरकारी आदेश की तरह है। अच्छा, ये खून के जरिए भेजा जाता है, पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका असर काफी बड़ा और लंबे समय तक रहता है। और इस सिस्टम के संदेशवाहक ही हार्मोन है। यानी हार्मोन शरीर के अपने व्हाट्सएप मैसेज हैं। हाँ, कह सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये गैर पोषक रसायन है, मतलब ये शरीर को कोई एनर्जी नहीं देते जैसे खाना देता है। ओह, ओके। इनका काम सिर्फ संदेश पहुंचाना है, एक अंग से दूसरे अंग तक, ये बताने के लिए कि उन्हें कब, क्या और कैसे करना है। और ये बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं, लेकिन इनका असर बहुत शक्तिशाली होता है। तो इस पूरी केमिकल सरकार का हेड ऑफिस कहाँ है? इसका प्रधानमंत्री या कहूँ सीईओ कौन है? इसका सीईओ हमारे दिमाग में ही बैठा है, एक छोटा सा हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। सोचिए कि हमारा दिमाग एक बड़ा शहर है, तो हाइपोथैलेमस उस शहर का सेंट्रल कंट्रोल रूम है। इसका सबसे बड़ा काम है अपने ठीक नीचे मौजूद पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैनेज करना। ये दो तरह के आदेश जारी करता है, मोचक हार्मोन जो पिट्यूटरी को हार्मोन बनाने का आदेश देते हैं, और निरोधी हार्मोन जो उसे हार्मोन बनाने से रोकते हैं। और पीयूष ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइटल है। इसे नाम क्यों दिया गया? ऐसा क्या खास है इसमें? क्योंकि ये सीओ यानी हाइपोथैलेमस से मिले आदेशों को आगे बढ़ाती है और शरीर की बाकी ज्यादातर ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। ये एक तरह से सरकार की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ है। अच्छा, तो ये मैनेजर है बाकी सबका? हाँ, इसके भी दो मुख्य विभाग हैं। पहला है एडेनो हाइपोफिसिस जो असल में हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री है, और दूसरा है न्यूरो हाइपोफिसिस जो एक वेयरहाउस की तरह काम करता है जहां हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन स्टोर होते हैं। तो इस फैक्ट्री में कौन कौन से जरूरी हार्मोन बनते हैं? मुझे लगता है ग्रोथ हार्मोन या जीएच सबसे मशहूर है। हाँ, ग्रोथ हार्मोन का काम शरीर की सामान्य वृद्धि करवाना है, लेकिन अगर इस हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तो नतीजे काफी नाटकीय हो सकते हैं। जैसे कि बचपन में इसके ज्यादा निकलने से शरीर की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है, जिसे महाकायता या गिगैंटिज्म कहते हैं। और अगर ये कम निकले तो कद छोटा रह जाता है, जिसे बौनापन या ड्वार्फिज्म कहते हैं। और वयस्कों में क्या तब भी इसका असर होता है? हाँ, वयस्कों में अगर ये ज्यादा निकलने लगे तो एक्रोमेगाली नाम की स्थिति पैदा होती है। इसमें लंबाई तो नहीं बढ़ती, लेकिन चेहरे, हाथ और पैरों की हड्डियां मोटी और बेडौल हो जाती हैं। ओह, ये तो काफी गंभीर समस्या है। बिल्कुल। इसी फैक्ट्री से थायराइड को कंट्रोल करने वाला टीएसएच, एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला एसीटीएच और प्रजनन से जुड़े एलएच और एफएसएच जैसे हार्मोन भी निकलते हैं। ठीक है, तो हमने सीईओ और सीओओ से मुलाकात कर ली। अब उनके हेड ऑफिस के पड़ोस में मौजूद कुछ और जरूरी विभागों को देखते हैं। पीनियल और थायराइड ग्रंथियां। बिल्कुल।
पहले बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होती है और इसे शरीर का नाइट शिफ्ट मैनेजर कह सकते हैं। नाइट शिफ्ट मैनेजर, दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है जो हमारी 24 घंटे की लय मतलब शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। कब सोना है, कब जागना है, ये सब मेलाटोनिन ही तय करता है। और थायराइड ग्रंथि, ये तो हमारे गले में होती है और शायद सबसे जानी मानी ग्रंथियों में से एक है। हाँ, थायराइड ग्रंथि हमारी श्वास नली के दोनों ओर होती है और ये शरीर की एनर्जी फैक्ट्री की मैनेजर है। ये थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 बनाती है, जिसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इन हार्मोनों का मुख्य काम शरीर की मूल चयापचय दर यानी BMR को नियंत्रित करना है। मतलब हमारा शरीर आराम करते समय कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। अच्छा, आयोडीन की कमी से तो गॉइटर या घेंगा होता है ना? हाँ, लेकिन बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। गर्भावस्था के दौरान अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब आयोडीन की कमी हो जाए, तो बच्चे के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एक मिनट, ये बात तो चौंकाने वाली है। मतलब जो हार्मोन हमारे शरीर के एनर्जी मीटर को कंट्रोल करता है, वही एक अजन्मे बच्चे के दिमाग के विकास के लिए भी जिम्मेदार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास रुक सकता है। इस स्थिति को क्रिटिनिज्म कहते हैं। मतलब एक साधारण सी कमी का असर अगली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल। थायराइड के ठीक पीछे पैराथायराइड ग्रंथियां भी होती हैं। ये तो बहुत छोटी होती हैं। इनका क्या काम है? ये 4 छोटी ग्रंथियां शरीर की कैल्शियम अकाउंटेंट हैं। ये पैराथायराइड हार्मोन यानी PTH बनाती हैं। जब भी खून में कैल्शियम का स्तर गिरता है तब ये एक्टिवेट हो जाती है? हाँ, तब PTH निकलकर 3 काम करता है। ये हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में डालता है, गुर्दों को कैल्शियम सोखने का आदेश देता है और पाचन तंत्र से भी कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। इसका एकमात्र मकसद खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ाना है। रुकिए, अगर पैराथायराइड हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में लाता है, तो क्या ये लंबे समय में हमारी हड्डियों के लिए नुकसानदेह नहीं है? ये एक शानदार सवाल है और ये दिखाता है कि शरीर में हर चीज पर चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, वो कैसे? जब खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि से एक दूसरा हार्मोन कैल्सीट्रोनिन निकलता है जो PTH के ठीक उल्टा काम करता है। वो अतिरिक्त कैल्शियम को वापस हड्डियों में जमा कर देता है। इस तरह ये दोनों मिलकर खून में कैल्शियम का स्तर बिल्कुल सटीक बनाए रखते हैं। वाह! तो अब शरीर के सेंट्रल कंट्रोल से नीचे उतरकर धड़ में मौजूद विभागों पर आते हैं। यहाँ शरीर की डिफेंस और इमरजेंसी सेवाओं का हेडक्वार्टर्स है ना? सही कहा। हमारी छाती में फेफड़ों के बीच थाइमस ग्रंथि होती है। ये शरीर की मिलिट्री एकेडमी है। मिलिट्री एकेडमी? हाँ, ये थाइमोसिन नामक हार्मोन बनाती है जो हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण सैनिक यानी T लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग देता है और उन्हें दुश्मन कोशिकाओं को पहचानने और मारने के लिए तैयार करता है। मैंने सुना है कि ये ग्रंथि उम्र के साथ छोटी होती जाती है। क्या इसीलिए बुजुर्ग लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं? बिल्कुल। जन्म के समय थाइमस ग्रंथि काफी बड़ी और सक्रिय होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सिकुड़ती जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथियों की, जो हमारी किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह रखी होती हैं। ये शरीर की इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। अच्छा, लड़ो या भागो वाले हार्मोन यहीं से आते हैं? हाँ, लेकिन इसमें भी 2 विभाग हैं। ग्रंथि का अंदरूनी हिस्सा एड्रीनल मेडुला एक स्वॉट टीम की तरह है। किसी भी खतरे या तनाव की स्थिति में ये तुरंत एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है। और फिर दिल की धड़कन बढ़ जाती है? हाँ, दिल की धड़कन बढ़ाते हैं, सांसें तेज करते हैं और मांसपेशियों में खून का बहाव बढ़ाकर शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। वाह! तो किसी जरूरी परीक्षा से पहले या रोलर कोस्टर पर बैठने पर जो घबराहट होती है, उसके लिए यही केमिकल जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल वही। और ग्रंथि का बाहरी हिस्सा एड्रीनल कॉर्टेक्स लंबे समय तक चलने वाले संकट का मैनेजर है। ये कॉर्टिकॉइड्स नामक हार्मोन बनाता है। कॉर्टिकॉइड्स? हाँ, इनमें मुख्य है कॉर्टिसोल, जो लंबे समय तक तनाव से निपटने में मदद करता है और शरीर की सूजन को भी कम करता है। दूसरा जरूरी हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जो शरीर में नमक और पानी का संतुलन बनाए रखता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है।
शरीर में ऊर्जा और तनाव प्रबंधन की बात हो गई, लेकिन इस सब में एक बहुत जरूरी चीज है शुगर, यानी एक ग्लूकोज। यहाँ अग्न्याशय या पैनक्रियाज की भूमिका आती है ना? हाँ, अग्न्याशय एक बहुत ही खास ग्रंथि है क्योंकि ये दोहरी भूमिका निभाती है। इसका एक हिस्सा पाचन के लिए एंजाइम बनाता है और दूसरा हिस्सा, जिसे लैंगरहैंस के द्वीप कहते हैं, हार्मोन बनाता है। अंतःस्रावी हिस्सा। सही। इस हिस्से में दो तरह के मुख्य सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा। और ये दोनों मिलकर ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। एकदम सही। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन बनाती हैं। ग्लूकागॉन का काम है लिवर को ये संदेश देना कि स्टोरेज में रखा हुआ ग्लूकोज खून में भेजो। मतलब जब हम भूखे होते हैं? हाँ, इसके विपरीत बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं। इंसुलिन का संदेश है खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, इसे कोशिकाओं के अंदर भेजो और स्टोर करो। ये खाना खाने के बाद काम करता है। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, खासकर जब इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, तब डायबिटीज होती है। बिल्कुल। अगर इंसुलिन बनना कम हो जाए या शरीर की कोशिकाएं उसके संदेश को सुनना बंद कर दें, तो खून में ग्लूकोज का स्तर लगातार बढ़ा रहता है और यही स्थिति मधुमेह मेलिटस यानी डायबिटीज मेलिटस कहलाती है। इन रोजमर्रा के कामों के अलावा ये केमिकल सरकार कुछ लंबी अवधि की परियोजनाओं को भी संभालती है, जैसे विकास और प्रजनन। यहाँ जननों मतलब गोनैड्स की भूमिका आती है। हाँ, पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाते हैं। ये हार्मोन पुरुषों में यौन अंगों के विकास, मांसपेशियों की वृद्धि और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। और महिलाओं में? महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरी दो मुख्य हार्मोन बनाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन महिला यौन लक्षणों के विकास और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने लगभग सभी प्रमुख ग्रंथियों और उनके हार्मोनों को समझ लिया है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, ये केमिकल मैसेज भेजे तो जाते हैं, पर शरीर के सही अंग इन संदेशों को पढ़ते कैसे हैं? हर हार्मोन को कैसे पता चलता है कि उसे कहाँ जाकर काम करना है? ये इस पूरे सिस्टम का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हर हार्मोन के लिए उसके लक्ष्य अंग की कोशिकाओं पर एक खास तरह का ताला लगा होता है, जिसे हार्मोन ग्राही या हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। अच्छा, सिर्फ अपने ही ग्राही से जुड़ सकता है, किसी और से नहीं। मतलब स्पेसिफिक लॉक और की मैकेनिज्म। बिल्कुल। और ये ग्राही यानी ताले दो तरह के होते हैं। पहले वे जो कोशिका की बाहरी दीवार यानी झिल्ली पर लगे होते हैं। ओके। प्रोटीन से बने हार्मोन जैसे इंसुलिन कोशिका के अंदर नहीं जा सकते, तो वे बाहर से ही इस ताले में अपनी चाबी लगाते हैं। ताला खुलते ही कोशिका के अंदर एक दूसरा संदेश वाहक एक्टिवेट हो जाता है, जो असली संदेश को अंदर लेकर जाता है और काम करवाता है। और दूसरे प्रकार की ग्राही? दूसरे प्रकार के ग्राही कोशिका के अंदर ज्यादातर उसके कंट्रोल सेंटर यानी केंद्रक में होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन या कॉर्टिसोल वसा में घुलनशील होते हैं, इसलिए वे कोशिका की दीवार को आसानी से पार कर लेते हैं। अच्छा, वो सीधे अंदर चले जाते हैं? हाँ, वे सीधे अंदर जाकर केंद्रक में मौजूद अपने ग्राही से जुड़ते हैं। ये हार्मोन ग्राही की जोड़ी सीधे हमारे जेनेटिक कोड यानी जीनोम तक पहुंचती है और वहां जाकर नए प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देती है, जिससे शरीर में बदलाव आता है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि हमारा शरीर सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये ग्रंथियों और हार्मोनों का एक बेहद जटिल और खूबसूरत नेटवर्क है। एक खुफिया सरकार की तरह। हाँ, जिसका सीईओ हाइपोथैलेमस है और जो हमारे विकास, मेटाबॉलिज्म, तनाव और प्रजनन तक हर चीज को नियंत्रित करता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे ये रासायनिक संदेशवाहक खून के जरिए पूरे शरीर की यात्रा करते हैं और अपने सटीक लक्ष्य पर जाकर असर डालते हैं। इस पर सोचने वाली बात यह है, हम जो भी महसूस करते हैं, खुशी, गुस्सा, तनाव, प्यार, उन भावनाओं के पीछे इन हार्मोनों का कितना गहरा और अदृश्य हाथ है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। हमारी पहचान, हमारा व्यक्तित्व, जिसे हम मैं कहते हैं, वो हमारे दिमाग की उपज है या हमारे अंदर चल रही इस जटिल केमिकल सिम्फनी का नतीजा? इस तरह की गहरी और परीक्षा केंद्रित चर्चाओं को जारी रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन देने के लिए हमारी पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें।
एक बार फिर हमारे सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.